हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर है कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आ सकता है, कि किस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकते हैं। वो सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो 40 मार्क्स है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कितने एमसीक्यू आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, कितने छोटे वाले क्वेश्चन रहेंगे, कितने ब्रीफ वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और सभी चीज़ें यहाँ पे हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का जो पेपर है और टोटल 40 मार्क्स के लिए ये पेपर आएगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का जो समय है वो दिया जाता है और यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं और देखते हैं कि जो ये पेपर पैटर्न है वो किस तरह से हो सकता है 40 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सिर्फ 5 एमसीक्यू मिलेगा 5 मार्क्स के लिए। ओके, जिस तरह से मैथ में आपको सिर्फ 4 एमसीक्यू दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे आपको 1 एमसीक्यू एक्स्ट्रा दिया गया है, तो ये टोटल 5 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे एमसीक्यू दिया गया है। ओके, उसके बाद नीचे हम आएंगे तो आपको आंसर द फॉलोइंग दिया गया है और सिर्फ आपको क्या बोला है, फाइंड द ऑड वन आउट। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे आपको 5 मार्क्स दिए गए हैं, यानी टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ओके, और ये 10 मार्क्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव है बहुत आसान है, इसमें आप 10 में से 10 मार्क्स आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको कैसे भी करके ये 10 मार्क्स आपको कंफर्म करने होंगे। उसके बाद नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको साइंटिफिक रीज़न दिया है। तो साइंटिफिक रीज़न में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिया गया है, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस थ्रू इट्स मास इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका जो ये होगा, वेट होगा, ठीक है, वो चेंज होगा, प्लेस टू प्लेस होगा, लेकिन जो उसका मास होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर 1 किलो का जो सामान है अगर आप कहीं और लेके जाएंगे तो वो 1 किलो का ही होगा। ओके, लेकिन अगर उसके आप प्लेस चेंज करते हैं, अगर ग्रेविटी से अगर दूर लेके जाते हैं तो उसके वेट में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे उसका करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपके ट्विंकलिंग स्टार्स के बारे में आपने सुना होगा, ट्विंकलिंग प्लैनेट्स के बारे में, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी, ये भी बहुत इजी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे हम लोग, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 2A, ये 4 मार्क्स के लिए है। तो इसके अंदर भी आपको सिंपल से क्वेश्चन आएंगे जिसके आंसर आपने सुने होंगे या फिर आपने याद किए होंगे, तो इसका आंसर भी बहुत ईजी है। उसके बाद हम लोग नीचे बी क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसमें आपको आंसर द फॉलोइंग दिया गया है और इसके लिए आपको टोटल 6 मार्क्स दिए गए हैं। ओके, तो 6 मार्क्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है ये आपको अच्छे से करके जाना है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, ये 2 रूल है, तो ये 2 रूल को आपको अच्छे से करके जाना है क्योंकि ये 100% क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। ओके, और आपको यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं, तो न्यूमेरिकल भी आपको करके जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ग्राफ के ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ग्राफ को देख के आप आसानी से क्वेश्चन ये कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ क्वेश्चन पूछा गया है ये किसके ऊपर पूछा गया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 kg ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर वर्सेस टेम्परेचर, यानी यहाँ पे जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है ये इसका फिनोमिनन, मतलब एक तरह से कैसे अगर कोई अलग सी चीज़ अगर घटती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोमिनन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर का ये फिनोमिनन जो एबिलिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे शुरू होती है, यानी 0 से 4 तक। यानी सबको लगता है कि अगर 0 से अगर नीचे जाएंगे तभी क्या होता है कि जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब 4 डिग्री पे ही होता है तब से ही क्या होता है कि जो वाटर है वो आइस में फॉर्म होना शुरू हो जाता है। ओके, और 4 डिग्री तक वह आइस में ही रहता है, ठीक है। तो इससे आपको यही एक जो फिनोमिना है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है और आपको लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन दिया गया है कॉपर सल्फेट और फेरस का। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिप्लेसमेंट है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, कॉपर की जगह फेरस लगाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, FeSO4, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, कॉपर बचेगा। ओके, और नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, यानी सिर्फ एक जगह ही चेंज हो रहा है, कॉपर की जगह फेरस आ रहा है और फेरस की जगह क्या कॉपर चले जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप डबल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो भी आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द एलोइंग, एलोइंग के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है।
उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया गया है और इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है, एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 282 यानी टोटल कितना हो गया, ये 12, ठीक है। तो 12 वाले व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, तो 12 किसका एटॉमिक नंबर है, कार्बन का, ओके। तो कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, 282, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, तो कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है, आपको पता होना चाहिए 12 नंबर, क्या बोलते हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो कार्बन का ग्रुप नंबर कितना है, आई थिंक 16 है, ठीक है। 16 नहीं, आई थिंक 13 है, 14 है। तो आपको ये अच्छे से पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप है उसके रॉ है वो अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद टू विच पीरियड डज इट्स एलिमेंट बिलोंग, तो ये कौन से पीरियड में, कौन से ग्रुप में ये बिलोंग करता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यानी यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको कार्बन पूछा है तो कार्बन कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है, तो पीरियड है यहाँ पे सेकंड वाला और ग्रुप आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन से ग्रुप में है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जर्व द गिवन फिगर शोइंग द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन एंड राइट द 3 लॉ रिलेटेड टू इट, ओके। तो यहाँ पे ये कैपलर्स लॉ है, मेरे हिसाब से आपको कैपलर्स लॉ और तो पूरा डिस्कस करना है। और उसके हिसाब से यहाँ पे कैपलर्स लॉ ने क्या कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज अगर कोई प्लैनेट है, अगर वो सन के सामने आता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन वही सन अगर सन के अपोजिट में आता है तो उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे इस तरह के 3 लॉस को यहाँ पे आपको लिखना है, सिर्फ लिखना है, आपको उसको प्रूफ नहीं करना है। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, आपको इस पैसेज के ऊपर क्या करना है, आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आपको पूरे कंफर्म 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। उसके बाद ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम दिया है, आपको फिगर दिया है, उसको ऑब्जर्व देखना है, एब्जॉर्ब क्या बोलते हैं, और उसको ऑब्जर्वेशन करना है और आपको आंसर लिखना है कि नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है ये आपको यहाँ पे लिखना है। स्टेट द 2 लॉ रिलेटेड टू दिस प्रोसेस, यहाँ पे आपको उसके 2 लॉस लिखने हैं रिलेटेड टू दिस, ओके। तो ये क्या है, एक ग्लास प्रिज्म है जिसके अंदर से जो लाइट है वो क्या हो रही है, पास हो रही है, लेकिन जब ग्लास प्रिज्म में यानी डेंसर मीडियम पे एंटर करता है लाइट, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा उसका जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स है वो कम हो जाता है और एज कंपेयर टू जो बाहर का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है उससे कम हो जाता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि जो नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून है, लेकिन अगर आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करना है तो जो हम लोग रॉकेट भेजते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं, वो क्या हो गए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गए, जिनको इंसान बनाता है और ऑर्बिट में भेजता है, ओके। लेकिन जो पहले से ऑर्बिट में है, जैसे मून हो गया, तो वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसके बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है। लेकिन आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पूछा, तो जैसे पहला सैटेलाइट जो आर्यभट्ट छोड़ा गया था, तो वैसे सब सैटेलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं, ओके। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। हाइब्रिड हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको डिस्कस करना है कि जो कार्बन होगा अटैच टू द हाइड्रोजन इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। नेम द टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन के ऐसे बहुत से जो टाइप है, जो कार्बन और हाइड्रोजन अटैच होते हैं, वैसे आपको टाइप्स के लिखने हैं। नेम द 2 कार्बन कंपाउंड यूज इन द डे टू डे लाइफ, तो ऐसे कौन से 2 कार्बन कंपाउंड है जिनका इस्तेमाल हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, ठीक है। तो आप पेंसिल के बारे में सुने होंगे, पेंसिल का इस्तेमाल हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, ठीक है। और बहुत से जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कार्बन होता है, तो आप अगर कोई भी कंपाउंड लिखते हैं, जैसे आपने ये होगा पीवीसी, ठीक है, पॉलीविनाइल इथिलीन जो पाइप होता है, ठीक है, नायलॉन का जो तार होता है, ओके। उसके बाद कार्बन वाले चीज़ें, जैसे हम लोग कार्बन ब्लैक यूज़ करते हैं, ओके। फिर एक तरह से जो कार्बन पेपर होता है उसके अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऐसे बहुत से जो चीज़ें हैं, अगर आप 1 मिनट भी सोचोगे तो आपको ऐसे 10-12 ऐसे एग्जाम्पल है कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स के, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्व द गिवन फिगर फॉर द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी आपका जो पेपर आने वाला है बहुत ईजी आने वाला है। आप सोच सकते हैं कि मैं अगर आपको ये आंसर बिना कहीं देखे अगर डिस्कस कर सकता हूँ, तो आप तो बिल्कुल पढ़ रहे हो,
आपने ये बुक देखा है तो आप तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपने एक बार भी अगर बुक रीड किया है तो आप आसानी से इसमें 40 में से 40 निकाल सकते हो। 1 मार्क्स भी आपका कटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर नहीं लिखना है बल्कि आपको फिगर को देखना है और वही फिगर को आपको एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि आपको कुछ नहीं दिया है आप फिगर भी ड्रॉ करिए, आप फिगर से आप आंसर भी लिखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पूरा यहाँ पे सिर्फ बना के दिया है, थाली में परोस के दिया है, सिर्फ आपको खाना है, यही काम आपको करना है। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। ओके, उसके बाद नीचे यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेच चेन ऑफ द कार्बन कंपाउंड दिया है। सिंगल कार्बन, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला, यहाँ पे एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन होते हैं 4, तो 2 को कितने होंगे, 3 को कितने होंगे और 4 को कितने होंगे। उसी तरह से ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, CH4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C के साथ ये 1 2 3 4 5 6, तो C2H6, यहाँ पे कितना होगा, C3, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C3H8, ओके, C3H8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, C4, यहाँ पे H10, ओके, C4H10। तो ये मीथेन है, ये इथेन है, ये कितना हो जाएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे जो लास्ट में जो प्रीफिक्स आएगा वो क्या होगा, ANE होगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा किसी में भी तो वहाँ पे लास्ट में जो प्रीफिक्स होगा क्या हो जाएगा, ENE हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको ये समझ में आना चाहिए। ये बहुत सिंपल सी केमिस्ट्री है, जिनको नहीं समझता वो प्लीज़ आप लोग एक बार जाके देख लीजिए कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या चेंजेस हो जाते हैं नेम रिएक्शन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसके अंदर ड्रॉ अ साइंटिफिकली करेक्ट लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो सिंपल सा आपको एक डायग्राम बनाना है ह्यूमन आई का, और ह्यूमन आई के ऊपर ही आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, सब क्वेश्चन आपको उसको एक्सप्लेन करना है और आपको फट से यहाँ पे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या करोगे, जो डायग्राम है ह्यूमन आई के यहाँ पे किडनी के, ऐसे सब जो डायग्राम है आपके 12th के बुक में आप सब कर लो एक बार। ठीक है, जो आपको लगता है कि 5 मार्क्स के लिए है वो आप सब करके जाओ। आप आसानी से, अगर आपको सिर्फ डायग्राम भी आप ड्रॉ करते हो तो उस डायग्राम के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जितने भी सब क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे आपको डायग्राम के 2 मार्क्स मिलेंगे और आपको जो नीचे क्वेश्चन पूछे होंगे 3, उसके लिए आपको 1-1 मार्क्स मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको रस्टिंग के बारे में बताया गया है कि किस तरह से अगर मेटल के ऊपर जो रस्टिंग होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप कभी बाहर लोहे का पोल देखते होगे तो अगर नया पोल लगाते हैं तो उसको आप अगर बारिश में सीजन में देखोगे या फिर अगर वो पॉल्यूशन वाले एरिया में है तो आप अगर 3-4 महीने बाद देखोगे तो वो जो उसके ऊपर पेंट होता है वो निकल जाता है और उसकी जगह क्या होती है, जो रस्टिंग है वो आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, तो मेरे हिसाब से साइंस का पेपर बहुत इजी है, साइंस 1 हो या 2 हो, इसके अंदर कुछ नहीं है। और साइंस तो आपके डेली लाइफ का हिस्सा है, तो आपको ये सब चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें आती है आपके डेली लाइफ के यूजेस में। ठीक है, तो ये जो पेपर है मार्च 2020 का है। ठीक है, तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मार्च 2020 का ऐसा पेपर है तो 2022 के लिए आप क्यों बोल रहे हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कंफर्म 2022 में भी इसी तरह के क्वेश्चन पेपर आएगा और वो क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी रहेगा, जिसका आंसर आप ऐसे ही लिख सकते हो बिना किसी, अगर 1 घंटा भी अगर आप पढ़ के जाते हो ना, ठीक है, अगर जितने भी आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये डायग्राम मेरे को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, तो ऐसे आप 1-2 घंटा ही सिर्फ पढ़ के जाओ। आप, मैं बोलता हूँ आप 40 में से 35 आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।